आई डोंट थिंक सो बट इट विल बी सून। ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति के शब्द हैं। वो अमेरिका जो ईरान पर हमला करने के लिए, ईरान को तहस नहस करने के लिए, ईरान को तबाह करने के लिए, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों के ऊपर कब्जा करने के लिए, ईरान पर कब्जा करने के लिए गाजे बाजे के साथ में आया था, बड़े बड़े अपने जंगी जहाजों को साथ में लेकर के आया था, यूएसएस अब्राहम लिंकन और दूसरे कई जहाज। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहे हैं कि साहब ये जंग खत्म हो रही है। और जब पत्रकारों ने पूछा कि ये कब और कितनी जल्द खत्म हो सकती है, क्या हफ्ते 10 दिन के अंदर ये जंग खत्म हो सकती है, तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हफ्ते नहीं बल्कि जल्द ये जंग खत्म हो रही है। यानी हफ्ते से भी कम समय में ये जंग खत्म हो रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। यानी कुल मिलाकर के इसका मतलब यह है कि ईरान की एक बड़ी जीत यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और मैं आपको इस खबर के अंदर बहुत डिटेल में, बहुत बारीकी के साथ में डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार क्यों ऐसा कह रहे हैं, अमेरिका कैसे चौतरफा घिर गया है और अमेरिका को अब अपना इतिहास याद आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप को यह भी समझ में आ गया है कि नेतन्याहू लगातार पिछले कई सालों से करीब 15-20 सालों से लगातार वो ढूंढ रहे थे कि अमेरिका को कोई एक ऐसा राष्ट्रपति उनके हाथ लग जाए जो बेवकूफ हो, जिसके अंदर दिमाग ना हो और जो मूर्खतापूर्ण किसी भी फैसले में कहीं तक भी जा सकता हो, कोई एक ऐसा राष्ट्रपति मिल जाए। और अब दुनिया भर के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने जिस तरीके से ट्रंप के पीछे पैसा लगाया था, ट्रंप उस पर बिल्कुल खरे उतरे और ट्रंप की मूर्खता ने, ट्रंप के अहंकार ने, ट्रंप के एक तरीके से आप ये कहिए कि सनक ने अमेरिका को उस जगह पर धकेल दिया है जहां से अमेरिका बहुत बुरी तरह से छटपटा रहा है। और इसी खबर में मैं आपको बताने वाला हूं, चाहे वो ईरान की तरफ से पेजेस्कियान, मसूद पेजेस्कियान राष्ट्रपति हो वहां के, या फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी हो, उन्होंने बिल्कुल साफ संदेश दिया है, दो टूक कहा है मुस्लिम देशों से कि आप संभल जाइए, देख लीजिए, आप जो कर रहे थे उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। और ईरान अब उल्टा गारंटी दे रहा है, ईरान गारंटी दे रहा है, अमेरिका से बड़ी गारंटी ईरान दे रहा है। इस खबर को अगर आप आखिरी तक देखेंगे तो आपको बहुत हद तक मुझे लगता है कि तस्वीर समझ में आ जाएगी कि इस युद्ध में क्या कुछ हो रहा है, आगे क्या कुछ हो सकता है और कहां तक ये युद्ध किस तरीके से कहां तक जा सकता है। इस पर हम बहुत विस्तार से बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को समझ लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह क्या रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकारों ने पूछा कि भाई क्या वाकई ये युद्ध खत्म हो रहा है, तो उनका जवाब, 2 लाइन का जो जवाब है मैं आपको वो बताता हूं। आई डोंट थिंक सो बट इट विल बी सून, वोंट बी लॉन्ग, ये उनका जवाब था। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि हफ्ते 10 दिन ये जंग चलेगी, ये हो सकता है कि उससे जल्द जंग जो है खत्म हो जाएगी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन ये लंबी चलने वाली नहीं है, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। अब ट्रंप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? देखिए, इस वक्त में दुनिया के अंदर वैसे तो महाशक्तिशाली देश, सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन इस युद्ध में अमेरिका का बहुत बुरी तरह से नुकसान हो रहा है, अमेरिका की जो प्रेस्टीज है उसका बहुत बुरी तरह से नुकसान हो रहा है। अमेरिका के अंदर बॉडीज, सैनिकों के शव वो घर पहुंचने लगे हैं और अमेरिका को अब याद आ रहा है कि भाई ये वियतनाम से भी बुरी स्थिति हो जाएगी। ये अब दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वियतनाम से भी बुरी स्थिति अमेरिका की ईरान के अंदर हो जाएगी अगर उन्होंने अपने ट्रूप्स को ग्राउंड पर उतार दिया। और बगैर ट्रूप्स को ग्राउंड पर उतारे इस युद्ध में किसी भी कीमत पर अगले 10 साल भी अमेरिका जीत ही नहीं सकता है। ट्रूप्स को उतारने का प्लान क्या है? ट्रूप्स को उतारने का प्लान यह है कि आप इराक के रास्ते से, इराक के बॉर्डर से आप ट्रूप्स को जो दाखिल करवा दीजिए और तेहरान पर किसी तरीके से कब्जा करने के लिए कहिए। लेकिन कितने ट्रूप्स को आप उतार पाएंगे? खबर यह है, जो एक्सपर्ट्स, डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर 50,000 सैनिक भी अगर अमेरिका यहां पर उतारता है तो भी कम होगा। 50,000 सैनिक, 2,000, 5,000, 10,000, इन सैनिकों से कुछ नहीं होने वाला है।
इतने सैनिकों को ईरान चबा जाएगा। अगर कम से कम इस युद्ध को उसको जीतना है, अपने पाले में करना है, तो 50,000 सैनिक कम से कम चाहिए तेहरान के लिए। तब जाकर के आप मानिए बाकी जो फिर उसमें कैजुअलिटी होगी, जो बॉडीज घर जाएंगी, यानी ताबूत जो घर जाएंगे, अमेरिका के अंदर कोहराम मच जाएगा। और बड़ी बात तो यह है कि अभी अमेरिका अपने पांव पीछे नहीं खींच पा रहा है। कोई भी देश होता है जब जंग में जाता है, तो जंग में जब वो वापस आता है तो अपने देश को एक नैरेटिव होता है उसके पास में बताने के लिए, अपने विपक्ष के लिए, सबके लिए एक नैरेटिव होता है कि हाँ, हमने इस जंग में ये हासिल किया और इस जंग में हम ये हासिल करके अब हम वापस जा रहे हैं, हम ये करने के लिए आए थे। लेकिन ट्रंप का कोई मैसेज साफ तौर पर था ही नहीं कि हम इस जंग में आए क्यों हैं। ट्रंप तो अब अपने बाल नोच रहे हैं कि हम इस जंग में कूदे क्यों। और पूरा अमेरिका वो इस बात को समझ रहा है कि ये जो हमारे राष्ट्रपति हैं, ये बातें अब अमेरिका के अंदर चल रही है। मैं लगातार वहां की जो रिपोर्ट्स देख रहा हूं उसके आधार पर मैं सारी चीज आपको बता रहा हूं। अमेरिका में अब ये बातें चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज आदमी है और वो हमारे लिए नहीं बल्कि इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। और इतनी गंदी तरीके से उनकी रेटिंग गिर गई है डोनाल्ड ट्रंप की। मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप के हार बिल्कुल सामने खड़ी हुई है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप अभी इस युद्ध में जब गए थे तो ना तो उन्होंने ये कहा था कि भाई हम खामनेई को मारने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो पॉइंट होता तो वो पॉइंट खत्म हो गया था, दूसरे दिन इनको वापस आ जाना चाहिए था। दरअसल इनके दिमाग में जो पॉइंट था वो ये था कि वेनेजुएला में 1 दिन लगा है, इसमें 2 दिन लग जाएंगे, 2 दिन के अंदर हम ईरान को निपटा देंगे और ईरान पर कब्जा हो जाएगा। खामेनेई के मरने के बाद में सब सरेंडर कर देंगे और उसके बाद में अगला निशाना वो क्यूबा होगा। क्यूबा पर धावा बोलेंगे और क्यूबा पर भी कब्जा कर लेंगे। क्यूबा पर कब्जा करने के बाद में उसके बाद में अगला निशाना वो ग्रीनलैंड होगा। ग्रीनलैंड में जाएंगे और ग्रीनलैंड में जाकर के जो स्पेशल अर्थ है वहां की उसको कैप्चर कर लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे और उसके बाद में कनाडा में घुस जाएंगे। कनाडा में घुस करके वहां पर उसको बांट अलग थलग कर देंगे। ये कुल मिलाकर के ट्रंप का बयान है और ये ट्रंप की जो सोच है जो समय समय पर निकल करके आते रहे। ये ट्रंप के बयानों को अगर एक जगह पर एक सीरीज में लाकर के आप देखें तो ट्रंप की सोच यही थी। लेकिन ये सोच तब हो सकती है जब आप केवल ड्राइंग रूम में बैठ करके और आपको 4 अधिकारियों की तरफ से या फिर 4 लोगों की तरफ से, और खास तौर पर वो अधिकारी स्टीव विटकोफ, लिंडसे ग्राम, ये जो लोग थे आपके इर्द गिर्द जो आपको युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे, इनकी पूरी ट्रेनिंग ही इजराइल में हुई है। यहां तक कि अमेरिकी जो विदेश मंत्री हैं पीट हेगसेथ, उनका एक बयान वायरल हो रहा है। पीट हेगसेथ वो इजराइल के अंदर जाते हैं और इजराइल के अंदर जाकर के वो जिस तरीके से बयान दे रहे थे वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अमेरिका के नेता हो, अमेरिका की तरफ से जो वो मंत्री हो, वो तो ऐसा लग रहा था कि ईरान के हैं, माफ कीजिए इजराइल के हैं। और ऐसे लोग जो ड्राइंग रूम में बैठ करके आपको गणित समझा रहे थे और आपको पिक्चर दिखा रहे थे कि साहब ये देखिए ये नक्शा पूरा पलट जाएगा और उसके बाद में हम ये अरब देशों पर भी कब्जा, और फिर उसके बाद में ग्रेटर इजराइल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दरअसल ये कहा जाता है कि इजराइल पिछले 40 साल से लगातार पीछे पड़ा हुआ है और किसी न किसी तरीके से इजराइल की कोशिश ये थी कि हम कब्जा कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, और इसके लिए हमें जरूरत होगी अमेरिकी एक राष्ट्रपति की, और अमेरिकी एक राष्ट्रपति वो अगर हमारे हाथ में लग जाए तो फिर उसके बाद में हम उससे मनमर्जी तरीके से काम करवाएंगे। और वो अमेरिकी राष्ट्रपति वो ईरान के ऊपर धावा बोले, सैंक्शन लगाए, जो भी करे, घुटने पर ले आए और उसके बाद में खत्म। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका कहने के लिए पूरी दुनिया में सबसे पुरानी लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहां पर चुनाव में पैसा लगता है और बहुत मोटा पैसा लगता है। और उस पैसे के लिए आपको या तो एलन मस्क जैसे लोगों की जरूरत होती है जो आपके पीछे वो पैसा लगा सकें। हालांकि उनको भी बाद में अपना काम करवाना है, स्टारलिंक वगैरह और उनके जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं वो पहले से तय होते हैं कि हम इतना पैसा लगा रहे हैं और हमारे कुछ ये प्रोजेक्ट होंगे, उसमें आपको ओके करना होगा। या फिर उतना पैसा वो इजराइल के लोग लगा सकते हैं, और इजराइल के लोगों के पास में, इजराइल है छोटा सा देश, आया था, शरण दी थी कि भाग रहे थे, मर रहे थे ये लोग, इनको जो है वो घर दिया था, थोड़ी जगह दी थी और ये फैलते फैलते चले गए। और ये पैसे वाले हैं। आप अमेरिका के अंदर जाइए, जितने भी बड़े बैंक हैं उनको जरा जाकर के आप देखिए, सब इजरायली भरे पड़े हैं वहां पर। अमेरिका का जो पैसा है वो एक तरीके से इजराइल के लोग संभाल रहे हैं।
तो ये जो गणित है मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, पूरी इस लार्ज तस्वीर को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि आखिरकार ट्रंप इतने लड़खड़ा क्यों रहे हैं। इसके पीछे वजह यही है कि अमेरिका पर चौतरफा वार हो रहा है और अमेरिका इस युद्ध में अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है और अमेरिका अब पूरी तरह से जो है वो इजराइल के हाथों में खेल रहा है। मैं कुछ बयान देख रहा था, कुछ अमेरिकी रिपोर्ट्स देख रहा था, उसमें कहा गया कि 1996 में भी एक बयान सामने आता है इसी तरीके से इजराइल की तरफ से, और उसमें कहा गया कि अगले 3 दिन के अंदर अंदर ईरान परमाणु बम बनाने वाला है। और ऐसे एक नहीं, फिर उसके बाद में बहुत सारे बयान हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री जब भी वो गए अमेरिका के अंदर तो यही कुल मिलाकर के उनका भाषण रहता था, यही कुल मिलाकर के उनका लब्बो-लबाब रहता था, ईरान 3 दिन में बम बनाने वाला है। ये जो है वो इजराइल की तरफ से कहा गया, इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। और उसके बाद में ऐसे ही अनगिनत ढेरों बयान निकल करके सामने आते रहे। जब भी इजराइल के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते या कहीं इधर उधर जाते तो इसी बात का रोना रोते थे कि भाई ईरान वो बम बनाने वाला है, अगले हफ्ते तक बम बन जाएगा, अगले महीने तक बम बन जाएगा, ये बन जाएगा। परमाणु बम की बात कर रहा हूं मैं। और ये परमाणु बम बना रहा है, परमाणु बम बना रहा है, ये कह कह करके पूरी तरह से जो है वो अमेरिका को डराया गया, अमेरिका के दिमाग में, अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी के दिमाग में, वहां के नेताओं के दिमाग में। और अमेरिका में सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो, दोनों पार्टियां यानी बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं समझाने के लिए एक उदाहरण आपको बता रहा हूं, दोनों को मोटा पैसा इजराइल की तरफ से जो खिलाया जाता है। ये अमेरिकन रिपोर्ट्स जो है वो बताती हैं। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि हमला हुआ नहीं, बार बार उकसाने का काम जो है वो इजराइल करता रहा, वहां के लोगों के दिमाग में डालता रहा कि भाई ईरान वो डेथ टू अमेरिका के नारे लगाता है, वहां के राष्ट्रपति को यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को मारने की बात कहता है। और ऐसे में आपने अगर ईरान को खत्म नहीं किया तो ईरान किसी भी वक्त में वो हमला कर सकता है, परमाणु हमला आपके ऊपर कर सकता है। बीच बीच में डर्टी बम का भी जो है वो जिक्र हो जाता है कि उनके पास में 60% परमाणु जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट तैयार हो गया है और उसके बाद में 60% वो लगा करके वो डर्टी बम बना करके वो डर्टी बम से भी जो है वो मार कर देंगे अमेरिका के ऊपर। इस तरह की सनक पैदा की गई धीरे 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 इजराइल की तरफ से, और अब जाकर के वो ट्रंप के आने के बाद में कामयाब हुए। ये जो है अमेरिकी रिपोर्ट्स बताती हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वो अब इस बात को लेकर के अपना सिर खुजा रहे हैं कि भाई मैं क्यों यहां पर घुस गया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो कहा है, उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ 1% तेल आता है साहब, हमारा सिर्फ 1% तेल आता है, बाकी 95-94% वो जापान का आता है, चाइना का 90% आता है। तो वो लोग अपनी नौसेना को वहां पर भेजे, अपने जंगी जहाज वहां पर भेजे, हम साथ देंगे उनका। यानी अब वो कह रहे हैं कि भाई अपने पास तो तेल की दिक्कत नहीं है, हम खुद तेल प्रोड्यूस करते हैं, हम और बाकी जगह से वेनेजुएला से तेल ले लेंगे, अब तो वेनेजुएला हमारे पास में हो गया है। ये जो है वो अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि बाकी जो है वो आप लोग आ जाइए और आप लोग आकर के कब्जा कर लीजिए। अब आपको समझ में आ रहा है कि ग्राउंड पर उतर करके लड़ना, ड्राइंग रूम में बैठ करके रणनीति बनाना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और ये बात ट्रंप को अब समझ में आ गई है। अब देखिए, इसके बाद में मैंने जैसे खबर की शुरुआत में आपको कहा था कि पाकिस्तान ये मुस्लिम देशों को अली लारीजानी की तरफ से और उसके साथ साथ राष्ट्रपति की तरफ से कुछ बातें कही गई हैं, कुछ संदेश जो है साफ तौर पर दिया गया है। सबसे पहले तो मैं ये 3 ट्वीट्स आपको दिखाता हूं। ये मसूद पेजेस्कियान राष्ट्रपति की तरफ से 3 ट्वीट किए गए बैक टू बैक, और इसमें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमने फ्रांस के राष्ट्रपति से बात की है, वहाँ के प्रेसिडेंट से बात की है, इमैनुअल मैक्रो से बात की है, और वहाँ पर राष्ट्रपति से बात करके हमने कहा है कि हमने इस युद्ध की शुरुआत नहीं की थी, ये क्रूर युद्ध, ये युद्ध की शुरुआत जो अमेरिका की तरफ से की गई थी। और युद्ध में नेचुरल हमारा एक अधिकार है कि हम अपने आप को जो है बचाव करें, ये हमारा अधिकार है और इसे हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। फिर इसके बाद में उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसियों के साथ में हमारे रिश्ते को खराब करने का मकसद से ईरान जो है वो ईरान के खिलाफ यूएस बेस का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। ये पेजेस्कियान की तरफ से किसको कहा गया? फ्रांस के राष्ट्रपति को। और फ्रांस किसके साथ है? अमेरिका के साथ है। जिस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई अपनी अपनी पनडुब्बियां भेजो वहां पर, अपने अपने जंगी जहाज भेजो वहां पर, तो किसी देश ने, जापान ने या चीन ने या ऑस्ट्रेलिया ने, किसी ने हाँ नहीं भरी, केवल फ्रांस ने हाँ भरी थी। लेकिन फ्रांस ने हाँ तो बोल दिया, लेकिन हाँ बोलने के बाद में उन्होंने फोन किया किसको? मसूद पेजेस्कियान को, और कहा कि भाई ये आप जानते हो कैसा आदमी है,
मैं ऑफ द रिकॉर्ड बातें आपको बता रहा हूं। और उसके बाद में जो है वो पेजेस्कियान की तरफ से उनको साफ कर दिया गया कि भाई हमने युद्ध नहीं किया, लेकिन हम अपना बचाव कर रहे हैं। और हमारे जो पड़ोसी मुल्कों की जहां तक बात है, तो हम पड़ोसी मुल्कों पर हमला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो यूएस बेस है वो बंद कर दे, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में उन्होंने कहा कि हमारे देश के खिलाफ जोइनी हमला वो करके अमेरिका ये सोचता है कि इस इलाके में शांति और स्थिरता जो है वो लाई जा सकती है, स्टेबिलिटी लाई जा सकती है, ये वो दिमाग से निकाल दे। इसके बाद में उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिकन ईरान वो धौंस जमाने वालों के आगे कभी नहीं झुकेगा। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं किसी दिन और आपको जो है बताऊंगा कि कैसे ईरान जो इतना ताकतवर है और ईरान और ये मुस्लिम कंट्री आपस में क्यों लड़ रहे हैं। थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं अगली किसी वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो ईरान इस बात को कह रहा है कि भाई ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान किसी की धौंस के आगे नहीं झुकेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस हमले की निंदा करेगी और हमलावरों को इंटरनेशनल कानून के सामने जो है वो लेकर के आएगी। गलत जानकारी के आधार पर और इलाके पर कब्जा करने के मकसद से हमारे ऊपर जंग शुरू करना वो 21वीं सदी में एक पुराने जमाने का काम है। यानी जब पहले जो काम होता था 18वीं सदी में, जिस तरीके से कॉलोनिज्म उस वक्त में चल रहा था, वो वाला काम जो है वो अमेरिका आज की तारीख में 21वीं सदी में वो काम कर रहा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमला रोकने की बात है तो यह पक्का करना है कि हमारी ज़मीन पर कोई हमला ना हो। ये मान करके आप चलिए कि उनकी ज़मीन पर अगर हमला नहीं हो, इस बात को अगर वो पड़ोसी यानी मुस्लिम देश अगर वो सुनिश्चित करना चाहते हैं तो वो पहले ये सुनिश्चित करें कि हमारे ऊपर कोई हमला नहीं होगा। अब इसके बाद में जो है वो अली लारीजानी की तरफ से भी 6 बातें जो है वो कही गई हैं मुसलमान देशों के वो, और उसमें वो कह रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका और जायूनी ताकतों ने बातचीत के दौरान धोखे से हमला कर दिया। उनका मकसद देश को कमजोर करना था। इस हमले में इस्लामिक क्रांति के बड़े नेता और कई नागरिक और सैन्य कमांडर शहीद हो गए, लेकिन ईरानी जनता ने मजबूती से इसका विरोध किया। फिर इसके बाद में कहा कि कई छोटे अपवादों को छोड़ करके ज्यादातर इस्लामी देशों ने ईरान का साथ नहीं दिया और सिर्फ राजनीतिक बयान ही दिए। फिर भी ईरानी जनता की मजबूत हिम्मत के कारण हमला करने वाले अब इस संकट से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल, जिन्हें सबसे बड़ा शैतान और छोटा शैतान कहा जाता है, के खिलाफ डटा हुआ है। यानी अमेरिका बड़ा शैतान और इजराइल छोटा शैतान, उनके खिलाफ डटा हुआ है। और ऐसे में कुछ इस्लामी सरकारों का रवैया पैगंबर की इस बात के खिलाफ लगता है। जो किसी मुसलमान की मदद की पुकार सुने और जवाब ना दे वह मुसलमान नहीं है। यह कैसा इस्लाम है? अब बहुत सारी बातें हैं, इस पर मैं एक अलग से वीडियो आपको बना करके बताऊंगा कि कैसे पूरा खेल हो रहा है और ये मुसलमान के नाम पर कैसे जो जंग हो रही है। यहां पर अली लारीजानी वो कह रहे हैं कि पैगंबर साहब को तो कम से कम आप याद रखते, पैगंबर साहब ने कहा था कि जो मुसलमान दूसरे मुसलमान की मुसीबत के वक्त में अगर हम मदद ना करे और उसको मदद को जो है वो इनकार कर दे या फिर उसको इग्नोर कर दे, तो वो कैसा मुसलमान है, ये कैसा इस्लाम है? वो मुस्लिम देशों से वो पूछ रहे हैं। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि कुछ देशों ने यह भी कहा है कि ईरान उनका दुश्मन बन गया है क्योंकि उसने उनकी जमीन पर बने अमेरिकी ठिकानों और अमेरिकी इजरायली के हितों को निशाना बनाया। लेकिन अगर इन्हीं ठिकानों से ईरान पर हमला हो रहा है तो क्या ईरान चुप बैठा रहेगा? ये सिर्फ बहाने हैं। असल में आज का संघर्ष एक तरफ अमेरिका और इजराइल है और दूसरी तरफ ईरान और प्रतिरोध की ताकतें हैं। अब सवाल यह है कि आप किसके साथ हैं? कि भाई हम आप पर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो सीधा सा सवाल यह है कि एक तरफ इजराइल और अमेरिका है और दूसरी तरफ ईरान अपना जो है वो बचाव कर रहा है। आप किसके साथ हैं? मुस्लिम दुनिया के भविष्य के बारे में सोचे। आप जानते हैं कि अमेरिका भरोसेमंद नहीं है, इजराइल आपका बड़ा दुश्मन है। थोड़ा रुक करके अपने और इस क्षेत्र के भविष्य के बारे में विचार करें। ईरान आपको ईमानदार सलाह दे रहा है और वह आप पर हुकूमत नहीं करना चाहता है। बहुत बड़ी बात है ये। इसके बाद में आगे उन्होंने कहा कि अगर इस्लामी देशों की पूरी एकता हो जाए तो वे अपने सभी देशों की सुरक्षा, तरक्की और आज़ादी की गारंटी दे सकते हैं। आप पर शांति हो। अमेरिका से बड़ी गारंटी जो है वो ईरान दे रहा है। ईरान कह रहा है कि आप एकजुट हो जाइए, अमेरिका को तो हम यहां से कपड़े उतार करके भगा देंगे। यहां पर पूरी तरह से सुरक्षा की गारंटी हमारी होगी, हम सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन आप पहले जितने भी इस्लामिक देश हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो सब एक हो जाएं। यानी गेंद एक तरीके से उनके पाले में डाल दी है। आप समझ लीजिए कि ट्रंप लड़खड़ा रहे हैं अंदर अंदर, और ट्रंप जो है वो हो सकता है कि अपने ड्राइंग रूम में गाली देते होंगे,
ये भी संभव है। वो बड़बोले किस्म के आदमियों किसी को कुछ भी कह सकते हैं। वो एक कार्यक्रम में गए थे 2-4 दिन पहले, उन्होंने कह दिया कि महिलाएं बड़ी खूबसूरत होती है, मैं कहना नहीं चाहता हूं, जो ऐसा कहता है उसकी कुर्सी चली जाती है, मैं फिर भी कहता हूं कि महिलाएं बड़ी खूबसूरत होती है। तो ऐसे आदमी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो बहरहाल इस जंग में हम तो चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो जाए, लेकिन ट्रंप जो कह रहे हैं, क्या वाकई पूरी तरह से नाप तोल करके इस बात को कह रहे हैं, या घबराहट में, बेचैनी में इस बात को कह रहे हैं? और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि कल को कोई उनकी ड्राइंग रूम में घुस करके उनको कल को फिर से कोई एक नया गणित पकड़ा करके चला जाएगा कि साहब ऐसे ऐसे करते हैं और ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो हो सकता है वो फिर पलट जाए, बहुत मुमकिन है। तो शेयर कीजिए इस खबर को, और लगातार मेरी नज़र बनी हुई है। जैसे ही जो भी बड़ी अपडेट निकल करके सामने आएगी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और लगातार जो है मैं वहां से अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं, और कोशिश करता हूं कि आसान भाषा में खबरें आप तक पहुंचे। बस मेरी गुजारिश यही है कि आप लोग शेयर कीजिए खबरों को और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे दर्शक वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, केवल वीडियोस देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। शुक्रिया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।